हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम अपना सोलर सिस्टम का दूसरा भाग करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसका एक भाग कर चुके हैं जिसमें हमने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जॉर्ज ए लेमेत्रे ने दिया था, और सौरमंडल का सौरमंडल का सिद्धांत का प्रतिपादन कोपरनिक्स ने किया था। टालमी का सिद्धांत बताया हमने। इसके अतिरिक्त हमने बुध ग्रह के बारे में, सूर्य से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ग्रहों के बारे में। तो इसका जो पहला पार्ट है वो आप अच्छे से तरतीब वाइज देखिए, कंप्लीट उसमें हम जानकारी पहले पार्ट में इसकी दे चुके हैं। इसका दूसरा भाग जो है स्टूडेंट्स वो इसमें आगे आ जाएगा। कल हम देखिए पृथ्वी कर रहे थे, हमने पृथ्वी के बारे में बताया था कि भी जो पृथ्वी है इसका परिक्रमा का समय ये 366 सही 1/4 दिन है, जिसके कारण से ऋतुएं बनती हैं। इसके घूर्णन का समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, जिसके कारण से आपके दिन और रात बनते हैं। उसके अतिरिक्त हमने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में भी बताया। अब हम चर्चा करेंगे उपसौर क्या है। देखिए भाई, उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, उत्तरी अयनांत क्या है। उत्तरी अयनांत या इसको हम कर्क क्रांति बोलते हैं। दक्षिणी अयनांत क्या है, दक्षिणी अयनांत क्या है या इसको मकर क्रांति बोलते हैं। और इक्विनॉक्स क्या है, इक्विनॉक्स क्या है। तो ये चीज़ें हम इनके बारे में, पृथ्वी के बारे में जो हमारी पेंडिंग रहती थी वो अब हम करेंगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। कल मैंने बताया था ग्रह सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। काफ़ी कुछ इसके बारे में हम कल बता चुके हैं। तो स्टूडेंट्स कल आपको जो है वो लेक्चर पसंद आया होगा। इसके तहत आप सागर क्लासेज रोहतक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर हैं ये सारे के सारे खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ड्रा कर रहे हैं हम। ये आपका है भी सेंटर में सूर्य, ये सूर्य है और ये इसके बाहर से पृथ्वी है। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये पृथ्वी है। ये आपका उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इसके बाद में ये यहाँ से ये घूम के यहाँ आ गई भी पृथ्वी। ये फिर से पृथ्वी है। ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। उसके बाद में ये स्थिति है, ये स्थिति है, ये यहाँ से मूवमेंट करके ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। और उसके बाद में ये फिर से पृथ्वी है, ये झुकाव है 23.5 डिग्री, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये इस तरह से स्टूडेंट्स आप एक ड्रा कीजिए। तो मैंने पहले भी बताया था कि टॉपिक को देखें तो अपना रजिस्टर और पेन साथ लेके बैठिए, इसमें से नोट्स निकालिए, तभी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अदरवाइज़ जो है ये इतना यूज़फुल नहीं रहता, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। लेकिन अपने नोट्स निकालिए भाई। तो देखें, ये मान लिया आपका सूर्य है। तो हम देख रहे हैं जो पृथ्वी की कक्षा है, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, जो पृथ्वी की कक्षा है ये सूर्य के बाहर से बिल्कुल गोल नहीं है, ये अंडाकार है। एक स्थिति ऐसी बनती है कि इसकी डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है सूर्य से, एक स्थिति ऐसी बनती है इसकी डिस्टेंस जो सूर्य से कम हो जाती है। तो दोनों ही डिस्टेंस एक नाम से जानी जाती हैं, जो क्या कहलाता है, उपसौर और अपसौर। पहले मैं उप की बात करूं तो हम कहेंगे पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाती है, उपसौर कहलाती है। यह कब होता है, यह घटना कब घटती है, उपसौर कहलाती है। और यह घटना स्टूडेंट्स आपकी 3 जनवरी को होती है। पर्सन डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में कि भाई उपसौर की स्थिति किस दिन होती है, हम बताएंगे उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। उपसौर क्या होता है, ये आपका सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी जो है वो
उपसौर कहलाती है। कई बार ये पेपर में आया है कि उपसौर से आप क्या समझते हो। उपसौर से हम समझते हैं कि भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो उपसौर कहलाती है। दूसरी चीज़ देखें भी अपसौर। अपसौर में क्या कहेंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, अपसौर कहलाती है। अपसौर कहलाती है। ऐसा कब होता है, ऐसा स्टूडेंट्स आपको बता दें 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को होता है। ये आपका 3 जनवरी है और ये आपका 4 जुलाई है। तो यहाँ तक हमने सीखा उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है, उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। उपसौर का मतलब देखिए, उप हिंदी में उपसर्ग है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है छोटा, यानी कि कम दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी, कम दूरी उपसौर कहलाती है। 3 जनवरी को यह स्थिति पड़ती है। अपसौर पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कहलाती है। 4 जुलाई को यह स्थिति पड़ती है। इसके बाद में हम तीसरा जो पॉइंट है ये करेंगे स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट है, ये समझिए आपका उत्तरी अयनांत। उत्तरी अयनांत, तो देखिए यहाँ से उत्तरी अयनांत को मैं एक बार फिर से इसको शो करूँगा, ये आप इसको साफ कीजिए। ये देखिए, अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, उत्तरी अयनांत। उत्तरी अयनांत लिखेंगे, जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर, देखिए आपका ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री हमने ग्लोब किया तब बताया था ये कर्क रेखा है। जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो यह स्थिति उत्तरी अयनांत कहलाती है। क्या लिखेंगे, जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो यह स्थिति उत्तरी अयनांत कहलाती है। उत्तरी अयनांत कहलाती है। ऐसा 21 जून को होता है। और इसी दिन योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि योग दिवस के लिए इसी दिन को क्यों चुना गया, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप, एक छोटा सा डेटा मैं आपको और बताता हूँ। ये जो आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये आपका विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा ग्लोब में हमने पढ़ा था। तो बता दें ये ऊपर वाला जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, इसमें स्टूडेंट्स विश्व की 80% पॉपुलेशन आवास करती है। 80% जनसंख्या इसमें है। और उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। तो 80% जनसंख्या के पास उस दिन बड़ा दिन होता है। इस कारण से 21 जून को योग दिवस के रूप में चुना गया था। तो देखें, इसी दिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संगीत दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। संगीत दिवस भी मनाया जाता है। दूसरी चीज़ देखें स्टूडेंट्स, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में लिखिए। देखिए एक बार फिर से, उत्तरी अयनांत या कर्क क्रांति क्या होती है। कर्क क्रांति
उत्तरी अयनांत या करक क्रांति क्या होती है? जब सूर्य की किरणें करक रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो यह स्थिति उत्तरी अयनांत कहलाती है। ऐसा 21 जून को होता है और इसी दिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों चुना इस दिन को योग दिवस के रूप में? क्योंकि 80% पॉपुलेशन के पास में इस दिन बड़ा दिन होता है, तो योग करने के लिए समय निकाला जा सकता है और इसी दिन जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है, केवल उत्तरी गोलार्ध में। ये आपको ध्यान रखना है। ये था भाई आपका दक्षिणी अयनांत या आपका उत्तरी अयनांत या आपका करक क्रांति। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। देखिए अब देखें भी क्या कहता है। इसके बाद में मैं पढ़ूंगा दक्षिणी अयनांत। ये स्थिति जो है स्टूडेंट्स आपकी 21 जून की है। अब पढ़ें भाई हम दक्षिणी अयनांत। 4 नंबर पॉइंट है स्टूडेंट, दक्षिणी अयनांत। दक्षिणी अयनांत नोट करें। ये स्थिति जो है स्टूडेंट्स नीचे ये आपका मकर रेखा पर, यहाँ पर सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो यह स्थिति जो है ये 22 दिसंबर को होती है। ये दक्षिणी अयनांत है, 22 दिसंबर। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। दक्षिणी अयनांत लिखेंगे जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो इस स्थिति को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। दक्षिणी अयनांत कहते हैं। ऐसा 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को होता है और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, नोट डाल के लिख लीजिए। जो दिन जिस गोलार्ध में बड़ा होता है वही दिन उसके विपरीत गोलार्ध में छोटा होता है। जो दिन जिस गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है वही दिन उसके विपरीत गोलार्ध में छोटा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये था जो दिन, यानी कि जैसे 21 जून उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, 21 जून उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन है तो 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में छोटा है। अब 22 दिसंबर जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा है तो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में छोटा है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें भैया। इसके बाद में देखें हम इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। इक्विनॉक्स या इसको हम विषुव भी कहेंगे। इक्विनॉक्स या विषुव भी इसको कहा जाता है। इक्विनॉक्स या विषुव क्या होता है ये देखिए। इसको साफ कर लेते हैं। चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको रियल में यदि अच्छी तैयारी करनी है तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट से निकालते चलिए। देखिए क्या कहता है इक्विनॉक्स। नोट करेंगे, वर्ष में
सूर्य की किरणें 2 बार विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती हैं। 2 बार विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये यहाँ पे ये जो किरणें इसके ऊपर सीधी पड़ रही हैं, विषुवत रेखा है बीच में, और ये आपकी यहाँ पर भी बीच में विषुवत रेखा है। ये आपका 23 सितंबर है और ये आपका 21 मार्च है। 21 मार्च तो सीधी पड़ती हैं। इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। यानी कि वर्ष में 2 बार जो है, वर्ष में सूर्य की किरणें 2 बार विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती हैं। इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसा होता है। अब यहाँ से पेपर में प्रश्न कैसे बनते हैं कि भाई उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन कब होता है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, उपसौर की स्थिति कब होती है, अपसौर की स्थिति कब होती है। तो इस तरह से 8 से 10 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं और ये आपका पृथ्वी जो ग्रह है वो कंप्लीट होता है। इसका एक उपग्रह है चंद्रमा, हम बता चुके हैं कल चंद्रमा के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं, भी इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई भी सुझाव दीजिए। देखें, इससे पृथ्वी से नेक्स्ट जो ग्रह है स्टूडेंट्स वो है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह। तो बता दें स्टूडेंट्स, एक तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है, इस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह, लाल ग्रह, मंगल ग्रह या लाल ग्रह भी इसको कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसको लाल ग्रह कहते हैं। इसको लाल ग्रह कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं। इस ग्रह के, हम मंगल ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं। दो उपग्रह हैं, एक तो है फोबोस, एक डीमोस। एक कौन सा है? फोबोस है, और एक कौन सा है? डीमोस है। डीमोस है। इसमें ये प्रश्न बन जाता है, डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस, डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट है, इस पर निक्स ओलंपिया नामक पर्वत स्थित है। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक पर्वत स्थित है। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है।
नामक पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना है, 25,000 मीटर। जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जो विश्व की ऊंची चोटी है भाई नेपाल देश में, पता है आप लोगों को, इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है, लगभग 25,000 मीटर, लगभग 25,000 मीटर ऊंचाई है। प्रश्न पेपर में ऐसे बनता है कि निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। हम बताएंगे निक्स ओलंपिया नामक पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? तो डिमोस उपग्रह मंगल ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट देखें अब इसके बारे में लिखेंगे, इसका आकार में रैंक 7th है और दूरी के अनुसार रैंक 4th है। नेक्स्ट प्रश्न कई बार पूछ लेता है स्टूडेंट्स कि किस करेंसी पर मंगलयान की फ़ोटो आती है। इस ग्रह से संबंधित हमने मंगलयान लॉन्च किया था इसरो ने, तो आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि मंगलयान की फ़ोटो कितने रुपए के नोट पर आती है? कितने रुपए के नोट पर आती है? कितने रुपए के नोट पर आती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, इसका आकार में रैंक 7th है और दूरी के अनुसार इसका 4th रैंक है। तो ये था भी आपका मंगल ग्रह के बारे में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इसके बाद में बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह 5वां जो है भाई बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति तो पहली चीज़ सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति ग्रह के हैं, बृहस्पति ग्रह के हैं। इस ग्रह का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, मात्र 9 से 10 घंटे में। अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। कितने समय में लगाता है भाई? मात्र 9.5 से 10 घंटे में यह चक्कर लगाता है, से 10 टाइम है इसका। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, लिखेंगे नासा ने इस ग्रह पर जूनो यान भेजा। नासा ने, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा ने इस ग्रह पर जूनो यान भेजा था, जूनो यान भेजा था। अब आप लोगों को स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन बताना है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, ये आपको बताना है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो अब देखें भाई, नासा ने इस ग्रह पर जूनो यान भेजा था।
पौराणिक कथाओं के अनुसार स्टूडेंट जूनो जो है वो बृहस्पति की पत्नी का नाम था, और इस कारण से जो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है उसने बृहस्पति ग्रह के लिए जो यान भेजा उसका नाम जो है वो जूनो रखा था। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। इसके बाद में है आपका, इस ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं, इसका नाम है भी पीला ग्रह, पीला ग्रह भी इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके उपग्रह ज़्यादा हैं, इस ग्रह का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का बड़ा उपग्रह है, सबसे कम समय में यह चक्कर लगाता है, जूनो यान इसी का उपग्रह था। तो नेक्स्ट देखिए, अभी इसको साफ़ कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको साफ़ करते हैं। तो जो कल हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा था, एक वीडियो में प्रश्न पूछा था कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, तो उसमें आप लोगों ने नासा जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही आंसर था भाई। तो इस तरह से जो क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है इनको आप सोल्व करते चलिए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। इसके बाद में है 6वां नंबर शनि। शनि तो देखिए आकार में रैंक कौन सी है, आकार में इसकी 2nd रैंक है, और दूरी के अनुसार कौन सी है, दूरी के अनुसार स्टूडेंट्स इसकी बता दें, सूर्य से दूरी के अनुसार इसकी 6th रैंक है, 6th रैंक है। इसके बारे में प्रश्न आता है, इसके बारे में, सबसे कम घनत्व है, नेक्स्ट इसका उपग्रह टाइटैनिक सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है, दूसरा बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट इस ग्रह के बाहर से वलय हैं, इस ग्रह के बाहर से वलय हैं, मतलब छल्ले हैं, इस ग्रह के बाहर से वलय हैं, छल्ले हैं। छल्लों की जो संख्या है स्टूडेंट्स वो 8 से 9 बताई जाती है, कई किताबों में 10 से 11 भी बताई गई है। विद्वान छल्लों की संख्या के बारे में एक मत नहीं है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। अरुण ग्रह, तो यहाँ से बता दें हम पृथ्वी से स्टूडेंट्स शनि तक की ग्रहों को देख सकते हैं। अरुण और वरुण इनके बारे में दूरबीन के आने के बाद में पता चला था। तो अरुण ग्रह के बारे में पहला क्वेश्चन है, इसको विलियम हर्शेल ने खोजा था। कई बार ये पेपर में पूछा गया है अरुण ग्रह को किसने खोजा, तो विलियम हर्शेल ने इसको खोजा था 1781 में। नेक्स्ट इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। एक शनि ग्रह के बारे में इसको काला ग्रह बोला जाता है, रंग के अनुसार काला ग्रह शनि को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अरुण ग्रह के बारे में 2 ही प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं भाई। विलियम हर्शेल ने इसको खोजा था, 1781 में खोजा था, और इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। वरुण ग्रह लिखेंगे। इसका अरुण ग्रह का रैंक आपको पता है भाई, आकार में कौन सा है, आकार में इसका 3rd रैंक है, और दूरी के अनुसार इसका कौन सा रैंक है, 7वां रैंक है। अब वरुण ग्रह देखिए रैंक इसका, आकार में इसका रैंक कौन सा है, 4th है, और दूरी के अनुसार कौन सा है, 8th है। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा रैंक है, 8th है। इसके बारे में देखिए, इसकी खोज जो है, खोज इसकी खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी भाई, जॉन गाले ने, और इसको हरा ग्रह भी कहते हैं, हरा ग्रह भी कहा जाता है। ये 4-5 क्वेश्चन आपको इसके ध्यान में रखने हैं। किस लिए हरा ग्रह इसको कहा जाता है, तो मीथेन गैस के कारण से इसको हरा ग्रह कहा जाता है। मीथेन CH4 इसका सूत्र होता है, CH4 के कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है, हरा ग्रह कहा जाता है।
ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 8 के 8 ग्रह और इनसे संबंधित विशेष बातें। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं कि उल्का और उल्का पिंड क्या होते हैं। उल्का और उल्का पिंड क्या होते हैं, चीज़ को समझना है स्टूडेंट्स, ध्यान से एक एक पॉइंट आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, अपने खुद के हैंडमेड नोट्स बनाने हैं। कोई भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो खुद के नोट्स बनाता है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो अपने खुद के नोट्स बनाइए। हैंड राइटिंग चाहे आपकी भलाएं थोड़ी बहुत ख़राब हो चल जाएगा, लेकिन खुद के नोट्स निकालते चलिए आप। तो देखें भाई, उल्का क्या है और उल्का पिंड क्या होते हैं। उल्का क्या है और उल्का पिंड क्या है। उल्का पिंड क्या है, देखिए एक बार चीज़ को समझिए। ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, झुकाव हो गया, कितने डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये विषुवत रेखा हो गई, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ पोल, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब पृथ्वी के बाहर से स्टूडेंट्स एक वायुमंडल का आवरण है, एक वायु का आवरण है, इसको वायुमंडल कहते हैं। इसके बाहर निर्वात में, चीज़ को समझना है, लिखवाऊँ बाद में का, इसके बाहर निर्वात में कुछ एक आकाशीय बॉडी जो है वो विचरण करती रहती है, लेकिन कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण से ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं और घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है और धरातल पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, उल्का बोला जाता है। और कुछ एक उल्काएं इतनी बड़ी होती हैं कि धरातल से टकरा जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है, उल्का पिंड बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो नोट कीजिए भी, उल्काएं क्या कहता है, लिखेंगे, इसको हम साफ कर देते हैं। लिखेंगे अंतरिक्ष में कुछ एक आकाशीय पिंड मुक्त अवस्था में भ्रमण करते हैं। मुक्त अवस्था में भ्रमण करते हैं और कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण वह वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। वह वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है। उनमें आग लग जाती है। धरातल पर पहुंचने से पहले वह नष्ट हो जाते हैं। इनको स्थानीय भाषा में टूटता तारा भी बोलते हैं। इनको स्थानीय भाषा में टूटता तारा भी बोलते हैं। टूटता तारा कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि मन की मन्नत मांग लो पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो उल्काएं होती हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में उल्का पिंड की यदि मैं चर्चा करूं तो देखिए क्या है उल्का पिंड। लिखेंगे कुछ एक उल्काएं इतनी बड़ी होती हैं, कुछ एक उल्काएं इतनी बड़ी होती हैं कि नष्ट नहीं हो पाती और धरातल से टकरा जाती हैं।
धरातल से टकरा जाती हैं तथा झील का निर्माण करती हैं, तथा झील का निर्माण करती हैं। महाराष्ट्र में लोनार झील इसी तरह से बनी हुई है। महाराष्ट्र की लोनार झील एक उल्कापिंड के कारण बनी झील है, एक उल्का पिंड के कारण बनी झील है। पेपर में कई बार आता है लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और भाई ये किसके कारण से इसका निर्माण हुआ, उल्का पिंड के कारण से इसका निर्माण हुआ। तो ये थे आपके उल्का और उल्का पिंड। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ करते हैं भाई फिर। तो देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। कई बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि धूमकेतु या पुच्छल तारे क्या होते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारे क्या होते हैं। तो इसको वीडियो को स्टूडेंट्स एक पूरा देखिए, आप कंप्लीट वीडियो को नहीं देखते हैं और अपने नोट्स निकालिए, तभी जो है इस मेहनत का बेनिफिट होगा, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके बाद में है भाई पुच्छल तारे, पुच्छल तारे या धूमकेतु। तो देखिए इनकी रचना जो है इस तरह से होती है। ये सूर्य है और सूर्य के बाहर से इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से इनकी रचना होती है, इस तरह से रचना होती है। ये स्टूडेंट्स आपके पुच्छल तारे हैं, इस तरह से इनकी रचना होती है। ये पुच्छल तारे हैं, ये पुच्छल तारे हैं। ये सूर्य के बाहर से चक्कर लगाते हैं, धूमकेतु हैं ये। तो नोट कीजिए पुच्छल तारे या धूमकेतु। लिखेंगे ये सूर्य के बाहर से चक्कर लगाते हैं, पहली चीज। दूसरा पॉइंट है इनकी पूंछ हमेशा सूर्य के परे होती है। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य के परे होती है। दूसरा पॉइंट देखिए भी क्या कहता है, इनकी पूंछ हमेशा सूर्य के परे होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का ये मिश्रण होते हैं। हाइड्रोजन एक प्रकार के तारे हैं ये, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं, हीलियम गैसें होती हैं। जो अब तक प्रश्न पूछा गया है वो यहाँ से क्लियर है भाई कि एक पुच्छल तारे में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं। और एक इनकी पूंछ, प्रश्न एक बार आया था स्टूडेंट्स, एसएससी ने पूछा था, एक पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य से खालिस्तान होती है। ऑप्शन था सूर्य की ओर होती है, कभी सूर्य की ओर, कभी सूर्य से परे होती है, दूर होती है। तो कुछ भी हो सकता है, इस तरह के ऑप्शन थे। तो एक पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा जो है वो सूर्य से परे होती है। इस प्रश्न का ये उत्तर था, ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। एक बार पूछा गया कि हेली क्या है, हेली। तो क्या कहेंगे, हेली एक पुच्छल तारा है, एक पुच्छल तारा है। हेली एक पुच्छल तारा है। दूसरा पॉइंट है कब दिखाई दिया था, वर्ष 1986 में दिखाई दिया था भाई, वर्ष 1986 में दिखाई दिया। अब कब देगा, 2062 में फिर से दिखाई देगा, दिखाई दिया था। अब कब देगा भाई, 2062 में फिर दिखाई देगा, फिर दिखाई देगा 76 साल बाद, 76 साल बाद 2062 में ये फिर दिखाई देगा। ये प्रश्न पूछा गया है कि हेली क्या है। हम बताएंगे हेली एक पुच्छल तारा है। कब दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था। अब अगले समय कब दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा। कितने साल बाद दिखाई देगा, 76 साल बाद दिखाई देगा। तो ये पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका तारामंडल, तारामंडल। तो लिखेंगे अंतरिक्ष में तारों का समूह तारामंडल कहलाता है।
तारामंडल कहलाता है, तारामंडल कहलाता है। और प्रश्न पूछा गया था सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि एक तारामंडल है, एक तारामंडल है, सप्तऋषि एक तारामंडल है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सोलर सिस्टम या सौरमंडल का टॉपिक, ये अच्छे से फिनिश होता है। तो इस टॉपिक को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सागर क्लासेज रोहतक जो यूट्यूब चैनल है वो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में बताइए, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए सुझाव दीजिए। आपका जो सुझाव है स्टूडेंट्स वो हमारे लिए एक प्रशंसा का काम करेगा। तो इसी के साथ में अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।